हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ गई हूँ आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज कवर कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेके 12 तक के कोर्सेज कवर कराते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड में से कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव है जो अभी स्टडी कर रहा है, तो आपके इस स्टडी के जंग में आप अकेले नहीं हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन लाया है और आपके इस जंग में आपके साथ है। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ओपन कर ले एंड गो थ्रू कर ले। तो भाई देखिए, हमने अभी तक सीबीएसई की नई एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की मल्हार के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ओवरव्यू कर लिया है चैप्टर्स का। हमारा पहला पार्ट जो हमारी कविता है मातृभूमि वो भी पूरी हो गई है और उसके अभ्यास भी पूरे हो गए हैं, और साथ ही में एक पुष्प की अभिलाषा जो कविता थी पढ़ने के लिए वो भी पूरी हो गई है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लीजिए। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में गोल जो पार्ट था उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसकी व्याख्या किए थे, और आज हम लेके आए हैं उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। तो अगर आपने अभी तक पार्ट नहीं पढ़ा है तो भाई एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के पहले एक बार वो पार्ट पढ़ लें, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अभी प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी व्याख्या आपको पहले ही मिल चुकी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अब हम लोग अपने आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ। जहाँ तक मुझे याद है, आपने वहाँ पे जो हमारी व्याख्या थी उसको अगर आपको याद हो कि हमने वहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी का वो संस्मरण था जिसको गोल के नाम से था, और गोल का मतलब वहाँ पे वो खिलाड़ी जो हैं, एक जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, वो अपने हॉकी वाले गोल की भी बात की है और उन्होंने अपने लक्ष्य की भी बात की। उन्होंने पूरे जीवनी में बताया कि कैसे वो मतलब जो नौसिखिया से वहाँ से चल के वो आज कैसे उनको हॉकी के जादूगर की उपाधि मिल गई और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया और उनके ये मेजर होने का क्या कारण था, और उन्होंने अपने ज़िंदगी का एक बहुत प्यारा प्रसंग भी किया कि उन्होंने जो उनके साथ गलत किया उससे कितना प्यारा सा बदला लिया। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने सही का निशान बनाइए। तो भाई हमारे एमसीक्यू आ गए हैं और हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उस टाइम पे उनकी व्याख्या में बताया था, हालांकि इसमें तो एक पॉइंट है लेकिन मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। उन्होंने दोस्त बोला था, इसका मतलब कि वो बहुत ही हम्बल है, वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त की उपाधि से मतलब संबोधित कर रहे हैं। वो बहुत ही चीज़ों को मतलब विपरीत परिस्थितियों को बहुत ही प्यार से हैंडल करना जानते हैं। ओके, फिर इसका आप देखिए ऑप्शन क्या है, वे अत्यंत क्रोधी थे। अच्छा, एक चीज और, एमसीक्यू का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है तो आप क्या करिए, ये देखिए उनमें से कौन सा नहीं होगा, फिर जो बचेगा वो तो सही ही होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा रिवर्स होके चलते हैं, जो नहीं है उसको काटते चलते हैं। वे अत्यंत क्रोधी थे, भाई ये तो ऑप्शन कहीं से है ही नहीं, क्योंकि वो क्रोधी तो बिल्कुल भी नहीं थे। एक मिनट, हम पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, रंग बिरंगी दुनिया अच्छी लगती है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर क्या है, ये अच्छे ढंग से बदला लेते थे। भाई बदला उन्होंने लिया लेकिन वो अपने कर्म से लिया, उन्होंने अच्छे ढंग से लिया। ये एक पॉइंट थोड़ा बहुत वैलिड हो सकता है। देखते इससे ऐसा तो नहीं कि इससे और भी अच्छा और सटीक कोई ऑप्शन हो। फिर क्या है, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। भाई ये तो कहीं से भी लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप हॉकी से मारोगे तो वो अधिक गोल करेंगे, और अगर ऐसा है तो भाई लोग ऐसा करते ही नहीं, कौन हारना चाहेगा। तो भाई ये भी, इस पे भी बड़ा सा लग गया है ना। और लास्ट है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। भाई यहाँ पे देखिए, मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर नंबर घ होगा, क्योंकि
इसमें वो जानते थे, यहाँ पे पूरे पाठ में यही वर्णन हुआ है कि वो जानते थे कि खेल को किस हिसाब से खेलना चाहिए। उन्होंने बदला ज़रूर लिया, लेकिन उन्होंने अपने खेल को अच्छा किया, अपने प्रदर्शन को अच्छा किया। वो बदले के भाव से नहीं किया, वो उनको सबक सिखाना चाहते थे। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो बदला वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। ये मुझे नहीं लगता है कि ये होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तब तक हम देखते हैं हमारा सही आंसर जाता है घ को। वाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, इसको देखिएगा भैया, हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। अगर आपको याद हो पाठ में जब वो बता रहे थे, अंतिम में अपनी जीवनी बता रहे थे, उधर साइड में इसका वर्णन था। ऑप्शन क्या है? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनके हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण। भाई ये तो बिल्कुल भी गलत है। उनके पास कोई चैनकुली की मैंकुली वाला बैट नहीं या हॉकी स्टिक नहीं थी। हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण। देखिए भाई, अगर हॉकी के लिए उनका विशेष लगाव होता तो उनको जादूगर की उपाधि क्यों दी जाती है कि नहीं? तो भाई ये भी नहीं है। फिर क्या है? उनकी खेल भावना के कारण। भाई अब ये देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, उनकी खेल भावना भी हो सकता है और उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। अच्छा एक चीज बताइए, कोई प्लेयर है या आप हैं, आप किसी चीज में अच्छे हैं या आपकी उसके प्रति भावना अच्छी है, क्या इतना सफिशिएंट है आपको एक इतनी बड़ी उपाधि देने के लिए? या फिर आप जिस काम में हैं, जिस काम के आप एक्सपर्ट हैं, वो होना जरूरी है? इतनी बड़ी उपाधि मिली है अगर हॉकी का जादूगर, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो है विशेष कौशल के कारण, उनको खेलने का विशेष तरीका पता होगा, उनके अंदर कुछ यूनिकनेस होगी रिलेटेड टू गेम, वो गेम अच्छा खेलते होंगे, तभी हम बाकी चीजों को कंट्रीब्यूट करके उनको एक महान उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तो भाई आप अपने मित्रों के साथ जो आपके पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कमेंट सेक्शन पे है, आप उनमें से आप ये चर्चा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो पहला चूज किया था घ, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। इसका कारण क्या था? इस वाक्य से पता चलता है कि मेजर ध्यानचंद खेल को सही भावना से खेलते थे और उन्होंने गुस्से का जवाब खेल के माध्यम से दिया। उन्होंने खेल भावना और प्रतिशोध की बजाय अपनी खेल क्षमता और सहयोग को महत्व दिया। देखिए अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, इस लाइन को छोटा करिए। आप कैसे करेंगे? कमेंट में हमें इसका आंसर दीजिए। ये लाइन है, इसको छोटी करनी है। बहुत सारे लोग अब हमें बोलेंगे कि भैया एक काम करिए मैम, ये लीजिए और इसको मिटा दीजिए। रुकिए, ये लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन है। अब हमें इसको छोटा करना है, तो यहाँ पे अब लोग बोलेंगे इसको मिटा दीजिए, छोटी हो गई। लेकिन भैया यहाँ पे दूसरों को मिटाने की बजाय एक और ऑप्शन है, इससे बड़ी एक लाइन और खींच दीजिए, ये लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। ये अगर ये उंगली मान लीजिए कोई और है और हमें इसको छोटा करना है, तो हमें इसको झुकाने की जरूरत नहीं है। हम कंपटीशन में आजकल की पीढ़ी यही कर रही है, दूसरों को गिरा रही है। नहीं, ये मत करिए, हमारे मानवीय मूल्यों के खिलाफ है ये चीजें। अगर आपको इसको छोटा करना है ना, उसको मत छूइए, अपनी रेखा उससे बड़ी खींच लीजिए, अपने अंदर वो टैलेंट और उभार लीजिए। वही काम हमारे जो मेजर ध्यानचंद है, उन्होंने यही चीज की है। दूसरे ने उन पर हॉकी स्टिक से वार किया तो उन्होंने अपनी रेखा और बढ़ा ली, उन्होंने और अच्छा प्रदर्शन करके लगातार 6 गोल कर दिया। तो भाई ये चीजें देखिए, उन्होंने कितनी ही प्यारी चीजें उन्होंने की और हमें समझाया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम दूसरों को नीचे दिखाएं, हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर है, हमने ऑप्शन क क्यों चूज किया था? उनके हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण। इसका क्या रीजन था? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा गया क्योंकि उनके हॉकी खेलने का कौशल अत्यंत अद्वितीय और प्रभावित करने वाला था। वो अलग तरीके से खेलते थे। देखिए, अत्यंत मतलब एक्सट्रीम,
अद्वितीय मतलब कहते हैं कि जो दूसरा नहीं हो। किसी भी शब्द के लग जाता है मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपसर्ग का अपना एक मतलब होता है। फिर प्रभावित करने वाला था और उनके विशेष खेल कौशल ने उन्हें यह उपनाम दिलाया। तो ये चीज आप समझे कि उन्होंने जो है क्या उनके अंदर यूनिकनेस थी, वो क्या करते थे, वो जब गोल के पास जाकर के वो बॉल दूसरे को दे देते थे, वो दे देते थे गेंद की, ठीक है भाई तुम गोल कर लो, वो अपने लिए मतलब ये नहीं था कि वो खुद में क्रेडिट लेना जानते थे, वो अपनापन से खेलते थे कि अगर भाई हम टीम के लिए खेल रहे हैं, उनके अंदर ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलकर करें मिलान। आइए क्या है, पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। तो आइए देखते हैं जल्दी से क्या है। ये ऐसा टेबल आपने देख रहे होंगे अपने एनसीईआरटी बुक में। तो एक काम करते हैं, हम लोग वही करते हैं क्योंकि अर्थ की बात है, तो हम लोग अर्थ पढ़ते हैं और उसका सही शब्द उसके आगे उसका नंबर लिख देते हैं। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। अच्छा, यहां पे देखिए कीवर्ड से खेला करिए। जब भी हम इस तरीके का टेबल सॉल्व करते हैं तो वहां बहुत जरूरी है कि हम कीवर्ड से खेलें। यहां पे देखिए आपको एक कीवर्ड मिला सूबेदार, क्या ऐसे शब्द में है, ये देखिए सूबेदार, तो पहले का आंसर क्या आएगा, 5वां, ठीक। दूसरा क्या है, भारतीय सेना का एक पद, रैंक है, क्या रैंक था, अगर आपको याद हो तो ये लांस नायक थे, ठीक है। फिर क्या है, सैनिकों के रहने का क्षेत्र, भाई सैनिक लोग का जहां रहते हैं उस जगह को हम छावनी कहते हैं, तो यहां कहीं छावनी है 6th पर है छावनी। फिर है वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तो भाई एक चीज याद रखिए, यहाँ पे ये बर्लिन ओलंपिक है, और यहाँ पे भी आपको देखिए कीवर्ड मिल गया, बर्लिन मिला, ओलंपिक मिल गया ना। तो यहाँ पे आप इसको शांति से चुपचाप, अरे ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया। अब हम यहाँ पे इसको, अरे पेन रुक गया था, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2nd, ठीक है। फिर आता है स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, ये कौन था भाई, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना, मैं आपको बताई थी वहां पे जो मैच हो रहा था वो हो रहा था आपके सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, मतलब 4th, और अंग्रेजों के समय का एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के भारतीय सेना का एक दल, यहाँ पे आपका आंसर था पंजाब रेजिमेंट था, ठीक है, यहाँ गलती मत करिएगा। और ये है अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, याद होगा जो प्लेयर था, जहां पे प्लेयर की बात हुई थी जिसने मारा था ध्यानचंद जी को, वो अंग्रेजों का एक हॉकी दल का प्लेयर था। तो भाई वहां पे नाम आता है 4th सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ठीक है। तो भाई अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ओके। फिर आते हैं आगे, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, फिर से पढ़ते हैं ध्यान से और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, ठीक है। अपने विचार कक्षा में, अब देखिए आप अपने विचार हमें कहाँ बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, तो जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भाई देखिए पहला जो इसमें पूछा गया है वो है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ये बात उन्होंने कही थी जब उनको एक प्लेयर ने मार दिया था, और फिर वो जब वापस आए थे तो उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि भैया मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगा। अब जब उन्होंने ये कह दिया तो वो जो प्लेयर था वो पूरे टाइम यही सोच रहा था कि जब भी मेजर ध्यानचंद जी को मौका मिलेगा वो स्टिक लेके मुझे मारेंगे। तो यहाँ पे वो वही चीज को उन्होंने बोला था। अब देखिए इसका आपको क्या अर्थ समझ में आया, आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और देखिए यहाँ पे जो हमने आंसर लिखा है वो हम आपको बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की
चोट पहुंचाता है। तो देखो यहाँ पे आप ये पहला हो गया आपका, दूसरा गलत व्यवहार करता है, ठीक है, और फिर आ गया ये आपका किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला बुरा भला कहता है, या फिर गलत व्यवहार करता है, या फिर किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने अंतर्मन से ग्लानि का एहसास होता है। अंतर्मन मतलब हम देखो भाई, आप कोई भी इंसान हो, कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी सच बोल ले, लेकिन वो एक चीज से कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो है उसके अंदर की सोल, उसका अंतर्मन। अंतर्मन मतलब लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा की बातें तो अलग होती है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। इमेजिन करिए आप सुबह सुबह सोए हुए हैं, ठीक है, 6 बजा। आत्मा का क्या है, अंतर्मन की बात क्या है, मैं वो आपको समझा रही हूँ कि अंतर्मन होता क्या है। आप सोए हुए हैं, सुबह सुबह उठे, 6 बजा, अलार्म बजी, ठीक है, आपने उठा, देखा यार स्कूल जाना है, मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। तो आपने उठा और उठ करके जल्दी जल्दी तैयार हुए, फिर कपड़े उपड़े पहने और स्कूल चले गए, ठीक। अब यही सेम सिचुएशन है, फिर आपका अलार्म बजा सुबह 6 बजे, लेकिन वो जो मॉर्निंग थी वो संडे मॉर्निंग थी, रविवार के दिन सुबह में आपका अलार्म बजा। अब आप उठे, फिर कहे यार थोड़ी देर और सो लेता हूँ, आपको पता है उठना, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई नहीं यार अभी थोड़ी देर और सो लेता हूँ, आज तो संडे है। और यही जब आपका वीकडेज होगा, जब आपको स्कूल जाना होगा, तो अंदर से आवाज आएगी नहीं यार उठ जाओ, लेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो जो अंदर की जो आवाज है ना, वो होता है अंतर्मन। और अंतर्मन आपको आपके हर हरकतों को बखूबी जानता है कि आप सही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वो वही अंतर्मन की बात कर रहे हैं कि अंतर्मन से ग्लानि का एहसास होता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमने गलत किया। आप कितना भी झूठ बोलो मैंने नहीं किया नहीं किया, बाहरी दुनिया से आप बोल सकते हो, पर खुद से झूठ कैसे बोलोगे। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारे अंतर्मन से ये एहसास होता है कि हम गलत किए, ग्लानि है हमें, ठीक है, पछतावा होता है दूसरा शब्द ग्लानि का। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा घटित हो सकता है, या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी न किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सैम्पर्स एंड माइनस टीम के साथ खेल रहे थे, तो उसने उनसे मुकाबला ना कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर स्टिक दे मारी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेजर ध्यानचंद सिर पर पट्टी बांधकर फिर से खेलने आ गए तो वह मन ही मन डरने लगा। अच्छा, आप अगर किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे तो ये मन में आपके अंदर आएगा कि भाई कभी ना कभी तो वो बदला लेगा। यहाँ पे भी वही चीज उन्होंने कही है इन शॉर्ट, ठीक है। तो भाई अपने अंतर्मन की बातें कभी भी गलत मत ठुकराओ। भाई गलतियां सबसे होती हैं, पर गलतियों को एक्सेप्ट करो। पहली बात तो जानबूझ के गलती करने की कोशिश ना करो, लेकिन अगर कर दी है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसके बिहाफ पे आपको जो पनिशमेंट मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खुद से कोई गलती करते हैं और हम ग्लानि में रहते हैं, और अगर कोई हमें पनिशमेंट दे देता है ना, तो वो चीज़ें वहीं कट जाती हैं। लेकिन वो जो डिवाइन पावर है, वो जो सुप्रीम पावर है, जो हमारा ये कह लीजिए हमारे ज़िंदगी की बैलेंस शीट को बैलेंस कर रही है, वो सब जानती है आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। तो अगर आपने कुछ गलत कर दिया है और अगर किसी ने पनिशमेंट दे दिया तो वो चीज़ें वहीं कट जाती है। लेकिन अगर ऐसा आपने नहीं किया है और मतलब पनिशमेंट आपने नहीं ली है उस चीज़ की, तो फिर उसका जो अकाउंट है वो ओपन रहता है और फिर वो ऊपर वाला पनिश देता है, जो कि बहुत ही गंदा मार होता है। और इसीलिए जैसे आपने देखा होगा, जब छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर भगवान की कोई चीज़ झूठा कर दिया, कुछ ऐसा करते, तो मम्मी जो बड़े होते हैं उसको हल्का सा थोड़ा सा मार देते हैं, इसलिए ताकि मैंने उस चीज़ की पनिशमेंट दे दी है उसको, आप उसको पनिशमेंट मत दीजिएगा जो सुप्रीम पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है। चलिए, मेरा तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उससे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उन्होंने ये लाइन लिखी थी। अब इसका देखते हैं इसने प्रश्न क्या पूछा है। अच्छा, प्रश्न तो यही था, ये आपको हम लोग अगर याद हो तो आपको ये था ना कि इन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और आपको इसका उत्तर रखना है कि ऐसा आपके मन में इसको लेके क्या है। तो भाई देखिए, इन पंक्तियों में
ध्यानचंद के व्यक्तित्व का यह भावना उजागर होती है कि वे अपने टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। भाई वो उसके कैप्टन थे, तो कैप्टन की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो टीम को लेके चलता है। अगर कोई गलती होती है तो वो खुद एक्सेप्ट करता है, खुद पे लेता है, लेकिन अगर जहां भी श्रेय की बात होती है, उसको क्रेडिट देना होता है, तो वो पूरे टीम की क्रेडिट की बात होती है। वहां पे जो वो लीडर है, ये उसका काम है कि वो हर एक इंडिविजुअल को अपनापन महसूस कराए, तभी लोग एक साथ रह सकेंगे। करते हैं, ठीक है। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर वो पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। मतलब कि केवल ये नहीं कि मैं कैप्टन हूं तो मैं ही खेलता रहूंगा, वो लोगों को देने की भावना उनके अंदर थी। इसी के कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय मैं इस बात का, देखिए आप अगर कोई चीज लिख रहे हैं ना, तो पहले आप अपने मन की बातें लिख दीजिए, ठीक है। आपने क्या सोचा, आपके क्या विचार हैं, फिर एक लाइन जरूर लिखिए एग्जाम के टाइम पे कि आपने वो चीज जो बोली वो आपके इस पाठ में से कहां से उठाई है, क्यों लिखा है। तो वहां पे यही चीज लिखी है कि खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। वहां पे वो समर्पित हैं देश के लिए, वो दूसरों के लिए, केवल वो अपना गुणगान नहीं करते हैं। इसलिए वो आज हमारे क्लास 6 के सिलेबस में ऐड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संस्मरण को एक बार फिर पढ़िए, ठीक है भैया, फिर से पढ़ लीजिए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे आप लेखन पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं एक डिस्कशन होता है, आप अपने विचार देंगे, मैं अपने विचार दे रही हूँ, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने विचार देंगे, तो सबके पास लिखने के लिए और नॉलेज भी होगा और पॉइंट्स भी होंगे। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो भैया देखिए, ध्यानचंद जी हैं, उनकी सफलता का उन्होंने खुद में अपने संस्मरण में उल्लेख किया है, और आप कितना समझ सकते हैं उसको वो भी लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति, ये 3 पॉइंट अगर आपको याद हो, सच्ची लगन, मैंने आपको बताया था, पहला है सच्ची लगन, दूसरा था साधना, और तीसरा था उनकी खेल भावना। ये 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत जरूरी है। आप कोई भी आंसर आएगा, अगर इन केस लिटरेचर में देखिए बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं भी आ रहा है, पूरे चैप्टर आप नहीं भी पढ़े हो, तो आप क्या करो, 3-4 वर्ड याद कर लो, उसके कैरेक्टर क्या है, उसने मेन बात क्या कही है, तो उससे क्या होगा ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी और आप अपने मन से बना सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो जब खेलना शुरू किए तो उनको ना कोई खास रुचि थी और ना ही उनके अंदर बहुत टैलेंट था, लेकिन वो जीरो से उठ करके वो हॉकी के जादूगर की उपाधि उन्होंने ली है, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने पूरे उसको बताया कि वो उन्होंने कैसे अचीव किया, केवल ये 3 चीजें क्या थी, सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिल गई। ये आपने पढ़ा होगा, उसमें लाइन भी थी, हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी भी काम को करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना जरूरी है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। जरूरी नहीं मुझे एक बार में उसका आंसर मिल जाए, 2 बार में मिल जाए, करते रहिए। जैसे जैसे आप करते रहेंगे ना, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? ये बात तो भाई हम स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि ध्यानचंद हमेशा अपने से पहले दूसरों को रखते थे, तभी तो भाई वो कैप्टन थे, और ये कैप्टन की बहुत बड़ी विशेषता होती है, ठीक है। तो आइए इसमें हम आपको दिखा दें। यह कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सकें, ठीक है, उनको उस जीत का श्रेय मिल जाए,
उनको क्रेडिट मिल जाए, तो जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर वो टीम को देना चाहते थे। पहला पॉइंट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो जो प्लेयर हैं उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है कि वो जो भी खेलते थे उस टाइम पे वो बहुत ध्यान रखते थे कि जो भी वो हार या जीत है वो पूरे टीम की है और उनके पूरे देश की है। वो देश से इतना प्यार करते थे कि भाई वो चाहते थे कि अगर मैं हार रहा हूँ, मैं अगर मान लीजिए कि अगर गोल के से दूर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं गोल कर दूँ, तो भाई लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते थे, वो अपना क्रेडिट नहीं लेते थे, वो दूसरे को देते थे, ताकि गोल होना जरूरी है, भारत को जीतना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे वही बात कह रहे हैं, यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी थे। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठकों से अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। भाई देखिए, ये संस्मरण है। संस्मरण का मतलब ही है कि वो अपनी जो उनके जीवन से बीती चीजें हैं उसको याद कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, नहीं ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसे और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। तो भाई इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उन बातों को आप निकालिए और उसको सूची बना मिलाकर अपने संस्मरण को पढ़िए और फिर आप एक सूची बनाइए वो क्या क्या बातें थी। ठीक है, और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो भाई इसका आंसर है, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताती हूं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे जो है हम करते चलेंगे सारे पॉइंट्स, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एक एग्ज़ामिनर जो होता है उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं चेक करने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप उसको जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे आंसर को, आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई एक इंसान के पास बहुत सारी नोटबुक है, उसको जल्दी जल्दी चेक करना है। ठीक है, और आप जितने कम टाइम एक एग्जामिनर एक आपकी टेस्ट कॉपी पे रहेगा उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ये एक मानसिकता है। अगर आपको भी हम कोई काम देते हैं तो चेक करने का, तो आप ना उसको जल्दी जल्दी चेक करेंगे। तो भाई आप अगर इस तरीके से पॉइंट्स में लिखेंगे तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अगर 6 पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट दिया है, तो गिरती से गिरती हालत में 3.5 से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेन होता है आपकी ये वाली लाइन, आप ऊपर में क्या लिख रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है कोशिश करिए आप इस तरीके से लिखिए। तो यहाँ पे भाई जो हमारा पहला आंसर है उसका देखिए क्या है, व्यक्तिगत अनुभवों की प्रस्तुति। लेखक अपने खेल के अनुभवों और घटनाओं को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से साझा करता है। देखिए क्या होता है व्यक्तिगत अनुभव, मतलब पर्सनल लेवल के उनके एक्सपीरियंस। तो जो हमारे लेखक हैं वो अपने संस्मरण में अपने पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंस को भी उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे कि हॉकी से मारना और इस तरीके की जो बातें पर्सनल लेवल पे होती है जो हम जनरली किसी और को नहीं बताते हैं। आप घर में कितना पिटते हैं, किससे मार खाते हैं, कभी चप्पल पड़ी है, कभी वाइपर से मार खाए हैं, पता नहीं आजकल की जनरेशन खाई है कि नहीं, भाई हम लोग तो बहुत पिटे हैं। तो अगर इस तरीके के पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंस को कोई साझा कर रहा है तो भाई यहाँ पे ये भी एक उनका एक अच्छा कह सकते हैं कि वो एक रियलिटी को प्रस्तुत किए हैं, है ना। फिर दूसरा क्या है, भावनात्मक तत्व। देखिए भावनात्मक तत्व मतलब होता है इमोशनल जो है पॉइंट्स उन्होंने रखा है, अपने जीवन के जो इमोशनल चीजें हैं उन्होंने उसको भी व्यक्त किया है। कैसे किया है, लेखक ने अपनी भावनाएं जैसे गुस्सा, प्रेरणा और खेल भावना को साझा किया है, जिससे पाठक लेख के मानसिक स्थिति और उसके खेल भावना को समझ सके। भाई उन्होंने अपने पर्सनल लेवल की चीजें तो पहले व्यक्त की, दूसरा क्या किया, उन्होंने अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को भी लिखा है। जो उनके 9 रस होते हैं हमारे जीवन के, उन्होंने उसको भी साझा किया है कि मैं उससे गुस्सा हुआ, मैंने किससे प्रेरणा ली, मुझे कैसे हुआ, मतलब अपने लाइफ के हर इमोशनल एक्सपीरियंस को भी एस्पेक्ट्स को उन्होंने प्रेजेंट किया है। फिर है खेल की भावना और मूल्य, मतलब वो जिस चीज में अच्छे हैं उन्होंने उसको भी पॉइंट किया है। क्या किया है, लेखक ने खेल को सही भावना से खेलने की आवश्यकता पर जोर दिया और यह दिखाया कि हार या जीत केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश की है। भाई यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी कह लीजिए कैरेक्टर प्रेजेंट होता है कि जो हमारे लेखक हैं वो हमेशा दूसरों को पहले रखते हैं,
अपने आप को नहीं रखते, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं नहीं रखते हैं। वो कहते हैं भाई मैं चाहे हार रहा हूं चाहे जीत रहा हूं, वो मेरी पूरी टीम की है, पूरे देश की बात है, ठीक है। तो वो हमेशा अपने से पहले दूसरे को रखते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणादायक संदेश। भाई उन्होंने एक मोटिवेशनल, आपको कह लीजिए कि मोटिवेशनल संदेश भी दिया है, मैसेज दिया है। क्या दिया है? लेखक ने अपनी सफलता का राज लगन, साधना और खेल भावना बताया, जिससे पाठकों को प्रेरणा मिलती है कि ये गुण सफलता की कुंजी हैं। भाई देखिए, लोग क्या होता है जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में नहीं बताता कि उन्होंने क्या किया जैसे वो सक्सेसफुल हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल के जनरेशन में कंपटीशन बहुत है। तो यहाँ पे वो वही बात किया, उन्होंने जो अपने लाइफ में किया, जो उनके कह लीजिए जो रूल्स थे, जो उनकी कुंजी थी, जो उनके सफलता की कुंजी थी, मतलब सफलता की कुंजी मतलब उनके जो कह लीजिए जो सेट ऑफ रूल्स थे जिससे वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, वो सबके सामने साझा किया है। वो 3 क्या थे आपके? पहला है आपका लगन, दूसरा साधना और तीसरा खेल भावना, ठीक है। फिर है और क्या किया है? प्रसंग और स्थिति का वर्णन किया है। देखिए, लेखक ने अपने लाइफ से जुड़ी जो प्रसंग है, जो एक घटनाएं घटी हैं, उसको पूरा अच्छे से वर्णन किया है। कैसे किया? देखिए, लेखक ने एक समय विशेष और स्थिति का विवरण दिया, जैसे कि बर्लिन ओलंपिक में उनकी भूमिका और उनके खेल कौशल का प्रभाव। उन्होंने एक एक्सपीरियंस को बताया है जो घटित हो चुका था, जिसको पूरा देश उस टाइम पे साक्षी रहा होगा कि बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने जो गोल किया है उसके बारे में, मतलब उन्होंने प्रेजेंट किया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो कैसे कैसे खेले थे और वहां पे उनको उपाधि मिली थी। तो अपने लाइफ का एक एक्चुअल एक्सपीरियंस उन्होंने उस टाइम के लेके अभी कह लीजिए कि उन्होंने रिपोर्टिंग की एक छोटी सी अपने नजरिए से। फिर है खेल के प्रति प्यार और समर्पण। उन्होंने एक चीज बताया है कि देखिए, जो भी आप काम करिए उसको प्यार से करिए, उसमें अपने आप को समर्पित करिए। भाई बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीज करें, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करिए और उस पर समर्पित होइए, ठीक है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। लेखक ने अपने खेल के प्रति प्यार और समर्पण को व्यक्त किया, जैसे कि उन्होंने खुद को हॉकी का जादूगर साबित किया और खेल के माध्यम से प्रेरणा दी। उन्होंने प्रेरणा कैसे दी कि जब अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो जरूरी नहीं आप उससे उसी ढंग में बदला लें, आप अपने काम को और बेहतर बना लें, है ना। फिर है, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है शब्दों के जोड़। अब देखिए यहाँ पे आता है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे, यहाँ पे लाइन है ना, ये जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़ हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज को क्या बोलते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसको, ये वाली जो छोटी सी रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेखा है इसको कहते हैं योजक। इंग्लिश में हम लोग हाइफन कहते हैं, ये जो है इसको योजक कहते हैं। योजक का अर्थ होता है कोई भी 2 चीज को जोड़ने वाला, योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे शब्द युग्म लिखिए। तो भाई कमेंट सेक्शन में अभी जल्दी से आप लिख दीजिए जो भी आपके पास ऐसे शब्द युग्म है जिसके बीच में हाइफन है और 2 शब्द को जोड़ रहा है, योजक चिन्ह है, उसको याद रखिएगा। ये है कुछ उदाहरण। हम बोलते हैं ना आम तौर पे भाषा में बोलते कि आना जाना है, भाई बहुत आना जाना हो रहा है, खान पान, टेढ़ी मेढ़ी, चाल चलन। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिसके बीच में देखिए आपको ये योजक चिन्ह मिल जाएगा। ये जो है ये योजक चिन्ह होता है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। यहां पे देखिए, यहां भी आपको योजक दिख रहा है। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पे देखिए, पहले था ना कि हम लोग इसके पहले वाले में देखिए आपको दिखेगा टेढ़ी मेढ़ी, चाल चलन, ये सब थोड़े सिमिलर वर्ड थे। यहाँ पे क्या है, थोड़े अलग भी हैं। धक्का मुक्की, नोक झोंक, अलग अलग चीजें भी थोड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। एक जैसे नहीं है।
आप भी ऐसे ही 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। तो आइए भाई देखते हैं यहाँ पे क्या उदाहरण है। ये 5 है, आप जरा इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ज्यों ज्यों नदी का जल बढ़ता गया त्यों त्यों लोग गांव छोड़कर जाते रहे। यहाँ पे ये ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जैसे जैसे नदी का जो जल है वो बढ़ता गया वैसे वैसे लोग गांव छोड़कर जाते गए। यहाँ पे ज्यों त्यों आ रहा है ना अलग अलग। जब जब देश पर विपदा आती है तब तब सरकार सहायता अवश्य करती है। यहाँ पे ये जो तब तब है और जब जब है। फिर क्या है, बूंद बूंद टपकने से भी सारा कमरा पानी पानी हो गया। यहाँ पे पानी पानी आया है और बूंद बूंद आया है। ठीक है, यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड है, बूंद बूंद की बात हो रही है और एक तरफ यहाँ पे पानी पानी की बात हुई है। फिर है राम राम रटते रटते वह ईश्वर का भक्त बन गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे आपको राम राम तो दिख रहा है ना, राम राम तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और कहाँ गया? जैसे यहाँ पे ये 2 चल रहे थे, यहाँ एक और कहाँ गया भाई? ये रटते रटते दिख रहे हैं, रटते रटते, ये भी तो आपका वही है, राम राम रटते रटते। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अरे राम राम रटते रटते वह ईश्वर का भक्त बन गया। ठीक है, फिर है धीरे धीरे साफ सफाई करके माँ ने घर का कोना कोना चमका दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 शब्द युग्म है, धीरे धीरे, साफ सफाई और कोना कोना। तो इस तरीके के काफी सारे शब्द होते हैं और आप कमेंट सेक्शन में और ऐसे शब्द बताइए जो कि शब्द युग्म है और बीच में योजक चिन्ह हो। फिर आगे बढ़ते हैं, हार या जीत मेरी नहीं। ये वाली लाइन देखिएगा, बहुत ही प्यारी है और बहुत इंपैक्टफुल वाली है। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ठीक है, आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। अब देखिए ये वाली लाइन आपने चैप्टर में पढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखिए वो शायद क्या ये व्याकरण के दृष्टिकोण से देख रहा है, तो देखते हैं क्या है। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। तो आइए भाई पढ़ लेते हैं। बच्चे व बूढ़े, हार या जीत, ठीक है, उन्हें ध्यान से पढ़िए, पढ़ लिया। फिर क्या है, हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। हार और जीत, हार और जीत हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। ठीक है, आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो भाई अब आपको करना क्या है, जो नीचे जो शब्द दिए हैं आपको उसमें या और जो लिखा है उसको कट करके और बीच में योजक लगा देना है। वेरी सिंपल काम है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा या अच्छा बुरा। फिर है छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण। अच्छा ये जो योजक है ना, जब हम अगर समास पढ़ेंगे तो हम उसमें भी आपको बताएंगे, ये द्वंद्व समास के भी उदाहरण होते हैं। फिर गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। अमृत या विष, अमृत या विष, अमृत विष। फिर है मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया। ये 2 वाक्य है। अच्छा इन दोनों वाक्य को आपने ध्यान से पढ़िया, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया और मैंने तो अपना बदला ले लिया। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। फिर क्या है, ध्यान दीजिए और बताइए। भाई बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सही पहचाना, अच्छा आपने सही पहचान लिया है। तो इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया।
अच्छा, कौन सा शब्द नहीं है? मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया। ये जो ही है ये नीचे वाले लाइन में नहीं है, लेकिन इसे देखिए अंतर कितना पड़ा। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया, बात एक ही चीज कह रही है, पर ये ही के कारण एक फीलिंग आ रही है, हम कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं, हमने बता दिया इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। फिर है, हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो भैया आप पाठ को पढ़िए और जो वहां भी आपको ऐसे शब्द मिलते हैं उसको तुरंत उठिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो भाई ऐसा क्या चीजें होती जो कि उस पर अगर नहीं होता ये शब्द तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है जो हमने उत्तर लिखे हैं, आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात आई है, बात पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। जो ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे, जो किसी बात को बल देने के लिए यूज होते हैं, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। बेसिकली अगर हम आपसे पूछें ही की क्या मीनिंग है, तो ही का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो जो है पूरे सेंटेंस में लग करके एक विशेष बल देता है। तो ये जो होता है हमारा, ये ऐसे जो शब्द होते हैं उसको निपात कहते हैं। तो पहला उदाहरण है, मेरा इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। अब यहां देखिएगा, मेरा इतना कहते खिलाड़ी घबरा गया, और एक मेरा इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। ये जो ही पे आया, इस पे हमने जो जोर दिया, ये पूरे वाक्य को एक कनेक्शन बिल्ड किया, एक प्रभाव डाला। उसी प्रकार अब हर समय मुझे ही देखता रहता, यहां पे भी ही आया है, अब हर समय मुझे देखता रहता। ये एक सेंटेंस होता है, यहाँ पे हम मीनिंग समझ सकते थे ना, अब हर समय मुझे देखता रहता, मतलब भाई वो हमें देख रहा है। और एक अब वो हर समय मुझे ही देखता रहता, भाई वो कहीं और नहीं, वो मुझे ही देख रहा है, ठीक है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। अगर तुम मुझे, देखो, अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। एक सिंपल बात आ गई। फिर हुआ, मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। भाई यहाँ पे देखना, ये ही लगने से चीजों में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। अच्छा, एक लेखक आपसे कैसे जुड़ सकता है? या तो उसकी मीनिंग बहुत प्यारी हो, या तो उसको पढ़ने में मजा आए, है ना। तो ये निपात का काम जनरली यही होता है, चीजों को एम्फसाइज करना और चीजों को और कनेक्टिव बनाना, प्रभाव डालना। फिर है, तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। यहाँ पे ये जो तो है वो इतने ही प्यार से लिखा हुआ है, तो देखा आपने, ये जो तो आया ना, ये एक कनेक्शन बिल्ड किया। अब अगर हम यहाँ बोलते हैं देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग, और तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग, दोनों वाक्यों में एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। फिर है, उसका साथ भी बुराई की जाएगी, उसके साथ भी बुराई की जाएगी, उसके साथ, एक मिनट, उसके साथ भी बुराई की जाएगी, उसके साथ बुराई की जाएगी, एक लाइन हो गया, और उसके साथ भी बुराई की जाएगी, ठीक है। ये सारे शब्द निपात कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके साथ भी बुराई की जाएगी, अच्छा ये रिपीट हो गया है, इसको कोई बात नहीं, इसको हम जाने देते हैं। फिर मैंने जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं जहां भी जाता हूं मुझे बच्चे व बूढ़े घेर लेते हैं। मैं जहां भी जाता बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। फिर है, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल्य मंत्र है। यदि वाक्य में ही, भी, तो आदि शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो समान वाक्य का रूप ले लेते हैं। ये सारे जो वाक्य हैं, अगर इसमें ये नहीं वर्ड यूज किया जाए, भी हो गया, ही हो गया, तो ये सारे वर्ड ना बहुत सिंपल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब सामान्य रूप, वाक्य का रूप ले लेते हैं। और ये शब्द वाक्य को प्रभावी बनाते हैं, मतलब उस चीज को आपको एम्फसाइज करते हैं, एक अलग से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे निपात। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारा जो पार्ट 2 है गोल अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरे हमने कवर कर लिए हैं। और भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, देखिए अब आप उसको हमेशा याद रखिए, जब भी पार्ट कंप्लीट करिए कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाइए।
जैसे कि कैरेक्टर क्या है, हमारे जो लेखक हैं उन्होंने ऐसी क्या स्पेशल चीज़ें लिखी हैं, और जो उनकी ये जो 3 चीज़ें थी, खेल, भावना, लगन और साधना, इसको याद कर लीजिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप नोट्स खुद से बना लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो हिंदी से रिलेटेड, ये चैप्टर से अभी तक के जो हमने मातृभूमि किया, अब फूल की अभिलाषा किया, और आज जो गोल हमारा ये पाठ खत्म हुआ, इस तक में कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप जहां पे जुड़े हुए हैं वो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, और यहाँ पे हिंदी के साथ साथ अगर आपको किसी और भी विषय में कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, ज़रूर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और याद रखिएगा अगर आपको 6 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, मैग्नेट ब्रेन्स आपका एक सोल्यूशन हो सकता है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज हम आपको हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके गो थ्रू कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से आप हो, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको पूरी तरह से आपके इस शिक्षा की जो लाइन है उसमें पूरी तरह से आपके योगदान देगा, और आपके साथ खड़ा है, आपके साथ हर पल एग्जाम से लेके हम आपको क्रैश कोर्सेज भी अप्रूव करा सकते हैं, आपको देंगे, और एडिशनल हम आपके स्किल्स को भी अपलिफ्ट करेंगे, जैसे कि आपका इंग्लिश स्पोकन हो गया और वैदिक मैथ्स हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट दे सकते हैं, और या फिर आप अपने मोबाइल में हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई किसी भी प्रकार के पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो तो उसको एकदम चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि हमारी जो टीम है पूरी तरह से आपके लिए हर वक्त हर टाइम आपके साथ खड़ी है, और किसी भी प्रकार के डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले नए विषय के साथ, मतलब विषय हिंदी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।